इसराइल और ईरान, दो मुल्क जो कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, आज एक दूसरे के खतरनाक तरीन दुश्मन बन चुके हैं। क्या होगा अगर इनकी ये शैडो वॉर एक ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए? तो क्या इसराइल इन्हें आसानी से हरा सकेगा? इसराइल जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी और मिडल ईस्ट की सबसे पावरफुल आर्मी में से एक है, या ईरान जो कि अपने बहुत से एलाइज और इसराइल के अगेंस्ट बहुत से मिसाइल रखता है? आज हम उस सवाल का जवाब तलाश करते हैं जो कोई पूछना ही नहीं चाहता। अगर सब कुछ इस पार आ जाए तो क्या इसराइल ईरान को हराने की ताकत रखता है? Conflict in Gaza. Israel-Hamas war. Israel has taken out another key Hamas terrorist. איראן עשתה הערב טעות גדולה. इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें वो टेंशन समझना होगी जो इन दो मुल्कों को यहाँ ले आई। इन दो कंट्रीज़ ने कैसे एक दूसरे से दूरी इख्तियार की। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन से लेकर हिज़्बुल्लाह के राइज़ तक हम जानेंगे कि किस तरह ये राइवलरी पूरे रीजन पर असरअंदाज हुई। अच्छा, इसराइल और ईरान हमेशा से दुश्मन नहीं थे, बल्कि रियलिटी में दोनों के बीच एक अच्छे और कोऑपरेटिव रिलेशंस थे। 14 मई 1948 को जब ब्रिटिश मैंडेट ख़त्म हुआ और इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया, साथ ही 5 अरब कंट्रीज़ इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट को इन्वेड कर दिया ताकि एक जूइश स्टेट को ख़त्म किया जा सके और फ़लस्तीनी अरबों की हिमायत की जा सके। इस जंग में कुछ खास बैटल्स हुई। बैटल ऑफ लैट्रून। जंग के दौरान काफ़ी टेरिटरीज में चेंजेस आई। शुरू में तो इसराइल को नुकसान उठाना पड़ा, मगर 1949 के एंड तक इसराइल ने उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो यूएन प्लान से बढ़कर थे। इस वॉर में लगभग 7 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घर से बेघर होना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस बन गया और आज तक ये मसला इस रीजन पर असर डाल रहा है। शॉकिंग बात यह है कि इन 5 कंट्रीज़ में से किसी एक ने भी इन्हें वीज़ा की ऑफ़र तक नहीं की। उस वक्त ईरान पर शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी रूल करते थे, जो कि इसराइल के अगेंस्ट नहीं थे। ईरानियन गवर्नमेंट ने इसराइल की आज़ादी के फ़ौरन बाद ही उसे रिकग्नाइज़ किया और जंग के दौरान न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे। उनके दरमियान अच्छे टाइज थे और वो इकनॉमिक, मिलिट्री और इंटेलिजेंस के मामलात में कोऑपरेशन भी करते थे। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते थे अगेंस्ट कॉमन रीजनल थ्रेट्स। ये रिलेशंस उस वक़्त तब्दील हुए जब 1979 में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और प्रो वेस्टर्न लीडर शाह को हटाकर एक नई गवर्नमेंट आई जो इसराइल के सख्त अगेंस्ट थी। इसराइल को मज़ीद चैलेंज करने के लिए ईरान ने हिज़्बुल्लाह जैसे पैरामिलिट्री ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो इसराइल के करीब ही ऑपरेट करते थे। सालों गुजर जाने के बाद ये बढ़ती हुई दुश्मनी ने मिडल ईस्ट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो कि इंटेंस रीजनल पावर स्ट्रगल और नए अलायंसेस बनाने का रीज़न बना। आज ये दोनों कंट्रीज़ एक शैडो कॉन्फ्लिक्ट में लॉक्ड हैं, जहां हर कोई एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। वक्त के साथ साथ ये दुश्मनी और भी मजबूत होती गई और फिर आता है वो दिन। अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने इसराइल पर एक बड़ा और वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया, जो कि रीजन की रीसेंट हिस्ट्री का एक बहुत ही डेडलीस्ट और डेंजरस अटैक था। Hamas militants raided a peaceful music festival in southern Israel near Gaza. ये हमला जूइश हॉलिडे सिमचैट के दौरान किया गया, जब इसराइल पूरी तरह तैयार नहीं था। हमास के फाइटर्स ने गजा से इसराइल के बॉर्डर को पार किया, रॉकेट, ड्रोन और ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए साउदर्न इलाकों में घुस गए, जैसे कि किब्रित्स बेरी और कफर अज़ा। इस हमले में लगभग 1200 इसराइली सिविलियंस की डेथ हुई और तकरीबन 250 लोग को हॉस्टेज बनाकर गजा ले जाया गया। ये ट्रैजिक इंसिडेंट इसराइल के घरों और पब्लिक स्पेसिस को तबाही का निशाना बना गया और खौफनाक सीन्स वाइडली रिपोर्ट हुए।
इसके जवाब में इसराइल ने गज़ा पर एक एक्सट्रीम काउंटर अटैक लॉन्च किया जो कि फ़लस्तीन में फर्टेलिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट का सबब बना। ये कॉन्फ्लिक्ट फ़ौरन ही एक फ्रंट से दूसरे फ्रंट तक फैल गया, जैसे कि लेबनान से हिज़्बुल्लाह के अटैक जो इसराइल के मिलिट्री रिस्पॉन्सेस को कॉम्प्लिकेट करते हुए वायलेंस को लेबनान और वेस्ट बैंक तक ले गए। ईरान इसराइल का मुकाबला साइबर वॉरफेयर, मिसाइल डेवलपमेंट, रीजनल अलाइंसेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ज़रिए करता है। साइबर वॉरफेयर में ईरान इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाता है, जबकि इसराइल ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर काउंटर अटैक करता है। ईरान के मिसाइल एडवांसमेंट्स इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं और इसराइल इसका जवाब आयरन डोम और एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ देता है। डिप्लोमेटिकली ईरान उन फैक्शंस के साथ ज़्यादा अलाइंसेस बनाता है जो इसराइल के अगेंस्ट हों और इंटरनेशनल फोरम में इसराइल को अपोज करते हों। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उनके मुताबिक पीसफुल पर्पस के लिए है, इसराइल की नज़र में एक बहुत बड़ा खतरा है, जिस वजह से आए रोज़ इसराइल कॉवर्ट ऑपरेशंस और डिप्लोमेसी के ज़रिए इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करता रहता है। इसराइल के पास कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आयरन डोम और एडवांस फाइटर जेट्स जैसे F-35। इसके अलावा इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काफ़ी एडवांस्ड है। इसराइल रिसर्च और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है जो कि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशंस लाता है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड है। यहाँ के हर सिटीज़न के लिए मिलिट्री सर्विस लाजमी है। ये सब मिलकर एक वॉर रेडी और एक्सपीरियंस आर्मी बनाते हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से माना जाता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं, मगर इसे कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। ये गैर यकीनी सूरत हाल इसराइल के दुश्मनों के लिए एक रुकावट का काम करती है। ईरान ने सिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है, जो कि रीजन के प्रॉक्सीज और फाइटर्स को इस्तेमाल करता है, जैसे कि हिज़्बुल्लाह। इससे ईरान को सीधा मुकाबला किए बगैर अपने असर को पूरे रीजन में बढ़ावा मिलता है। मिसाइल आर्सनल्स के लिए ईरान ने एक बहुत बड़ा मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया है, जो कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। रीजनल इन्फ्लुएंस में ईरान का असर सीरिया से यमन तक है, जो कि ईरान को एक ताकतवर फोर्स बनाता है। इसराइल के US और कुछ और वेस्टर्न नेशंस के साथ अलाइंसेस हैं, जो कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बैकिंग देते हैं। इसराइल ने अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशंस बेहतर बनाए हैं, जो इसकी रीजनल स्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। ईरान ने सीरिया और एंटी इसराइल ग्रुप्स के साथ रिश्ते बनाए हैं और रशिया और चाइना के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन और इकोनॉमिक सपोर्ट के हवाले से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम किए हैं। इसराइल की इकॉनमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, जो कि उसकी डिफेंस स्पेंडिंग को सपोर्ट करती है। इसके मुकाबले में ईरान को सैंक्शंस और ग्लोबल आइसोलेशन का सामना है, मगर ईरान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि कुछ कंट्रीज़ के साथ उसके इकोनॉमिक लेवरेज देते हैं, खासकर उन मुल्कों के साथ जो एनर्जी सप्लाईज पर डिपेंड करते हैं। सो आपके ख्याल में कौन बाजी लेकर जाता है? इसराइल के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस में अपर हैंड है। उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और एडवांस्ड एयर फोर्स उसे एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बनाते हैं। ईरान के पास वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन वो प्रॉक्सीज और सिमेट्रिक वॉरफेयर पे फोकस करता है, जो कि उसे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बगैर अपने रीजनल असर को बढ़ा लेता है। ये पावर ऑफ बैलेंस बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स और एक्सटर्नल इंटरवेंशंस पर भी डिपेंड करता है।